सीलो में क्यों एडमिशन लिया है, ये तो ख़त्म होने वाला है। कोशिश ये है कि आसान वाला ख़त्म हो जाए, मुश्किल वाला नहीं। बीलो दिया हुआ है, बीलो के हालात अच्छे हैं, अगर तो हालात अच्छे हैं फिर तो सीलो उठाने का फ़ायदा है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वहाँ हालात पतले हैं तो फिर तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सामने जितने भी लोग हैं सम हो कहीं ना कहीं आप लोगों का बीलो अच्छा हुआ है। तो ये हमारे सीलो की इख्तितामी अलविदाई लास्ट अटैम्प्ट है। आईकैप से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी और वो उसको सुधारने वाला है। वो गलती ये हुई थी कि उन्होंने एक बहुत ही छोटा सा पेपर बना दिया जिसका नाम था सीलो। पीआरसी से लेके एमएसए तक सबसे छोटा पेपर सीलो। ये इनसे ना कुछ अजीबोगरीब सा मामला हो गया जब ये पुराने पेपर्स को तोड़ रहे थे। एक बिज़नेस लॉ हुआ करता था, बड़ा भयानक पेपर, तकरीबन 8 अटैम्प्ट्स आया और 8 अटैम्प्ट्स में 8 में सबसे गंदा रिज़ल्ट उसका था। एक दफ़ा ऑडिट और उसका दोनों का बराबर गंदा रिज़ल्ट था, यानी उसने 7 दफ़ा अकेले ने टॉप किया गंदे रिज़ल्ट में और 8वीं दफ़ा ऑडिट और वो बिल्कुल साथ साथ है। तो आईकैप को एहसास हुआ कि ये सब्जेक्ट इकट्ठा नहीं होना चाहिए। उस वक्त के आईकैप को ये एहसास हुआ कि ये तो बड़ा अजीब सी बात है, इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इसके 2 टुकड़े होने चाहिए। तो उन्होंने बीलो और सीलो 2 टुकड़े किए। बीलो के अंदर तो मसाला भर दिया, सीलो में उन्होंने कहा था कि जो नया सिलेबस है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होंगी। और जब सिलेबस आया तो उसमें लिखा था कि इसमें नॉर्मल सिलेबस के साथ इंट्रोडक्शन टू वाइंडिंग अप होगा। अब कंपनीज एक्ट के तकरीबन 250 सेक्शंस वाइंडिंग अप को डील करते हैं। तो मेरा ख्याल ये था कि अब सिलेबस की लेंथ डबल हो जाएगी, जितना पहले सीलो होता था उतना होगा, प्लस वाइंडिंग अप भी सारा होगा। जब सिलेबस सामने आया तो मुश्किल से 11-12 सेक्शन थे वाइंडिंग अप के। सिलेबस को बहुत ध्यान से देखा, किताब को बहुत ध्यान से देखा, बड़ा जानने की कोशिश की कि आईकैप ने इसमें नया क्या ऐड किया है। तो उनसे एक गलती हो गई थी, उन्होंने जिनके हवाले वो सिलेबस किया या जिनको किताब बनाने का कहा, उन्होंने बहुत ही प्यारी सी मासूम सी किताब बना दी। उसके बाद आईकैप ने कॉलेज से कहा कि आप लोग अपने अपने कमेंट्स भेजें अगर आपको किसी जगह कोई एबनॉर्मेलिटी नज़र आती है। तो वहाँ जो है ना वो मेरा हाल वही वाला था, वो जो पुलिस वाला जान के एनकाउंटर नहीं कर देता, उसे पता होता है मुजरिम अगर छूट के आया तो इसने तो अदालत में पैसे दे के रिहा हो जाना है और उसके बाद फिर आतंक मचाएगा। तो जिसमें पुलिस वाला आंखें बंद करके अपनी ड्यूटी को थोड़ा साइड पे रख देता है और उस बंदे को खुद ही गोली मार देता है। तो उस वक्त ड्यूटी मेरी ये थी कि मैं बताऊं कि भाईजान क्या किया है, इतना बच्चों वाला सिलेबस बना दिया है। लेकिन अचानक मेरे जहन में कुछ मासूम बच्चे आए। जब वो ग्रुप बी में आएंगे तो ग्रुप बी में इतने जालिम सब्जेक्ट के साथ कहीं तो थोड़ा सा असर हो। तो उस टाइम पे हमने भी जो है ना थोड़ी सी बेईमानी का मुजाहरा करते हुए आईकैप को बताया नहीं कि भाईजान आपसे गलती हो गई है। तो रिजल्टिंगली हमारे पास एक बहुत ही छोटा पेपर आ जाता है। लेकिन अगर एक पेपर का सिलेबस इतना छोटा हो तो क्या करेगा आईकैप? पेपर डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश करेगा। सरप्राइजिंगली वो ये भी नहीं कर रहा, क्योंकि बीलो से जो लोग आए होते हैं उन्हें लगता है कि नहीं शायद इनके लिए पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट करना को बहुत अच्छी बात नहीं है, तो एक मुनासिब लेवल की डिफ़िकल्टी उसमें ऐड कर देते हैं। लेकिन बहरहाल वो ये ज़रूर एज्यूम करते हैं कि अब आप ग्रुप बी में आ गए हैं। जब ग्रुप बी में आ गए हैं तो इसका मतलब है कि अब आप जो है चीज़ों को लॉजिकली ज़्यादा समझते होंगे। तो वो डिफ़िकल्टी जब ऐड करते हैं तो वो हैवी होती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट डिफ़िकल्टी यानी मैं कहूँगा कि पेपर में सवाल 9 या 10 अगर टोटल सवाल हैं तो उनमें से 3 होंगे डिफ़िकल्ट, लेकिन डिफ़िकल्ट ऐसे होंगे कि आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि करना क्या है। उनको समझ नहीं आ रहा होगा जो सिर्फ रट्टा मारते रहे हैं। तो ये है एक ऐसा पेपर जो काफ़ी हद तक क्रैमिंग बेस्ड है, लेकिन इसमें एट टाइम्स आपको लॉजिकली भी अच्छी तरह से समझना होता है, क्योंकि लॉ में चीज़ों के अलग अलग मतलब होते हैं। तो आप लोगों ने सीलो के बारे में क्या क्या सुना है? अगर मैं रेंडमली सैंपल लूँ, जी आपने क्या सुना है सीलो के बारे में? कंपनीज़ के बारे में होता है, कंपनीज़ में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके क्या मामलात होते हैं, इस तरह की बात। क्या सुना है कंपनी लॉ के बारे में? बस इजी सा पेपर है, ठीक है।
मज़े की बात है कि ये हमारे इस सेशन के एडमिशन में ये वाहिद पेपर है जिसके फ़िज़िकल से ज़्यादा ऑनलाइन एडमिशन्स है। अजीब ही माहौल है, यानी कि लोगों को लगता है कि ये तो टीचर की वीडियो चलाने से भी पेपर पास हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास इसी को कहते हैं ना। भाई हमारी नज़र में ऑनलाइन क्लास कैसे है, हम डेली यहाँ पे जो क्लास करते हैं वो बच्चों तक पहुँचे, फिर उसके बाद जो है वो उनकी वीकली टेस्टिंग हो, हफ्ते में मैं एक दिन लाइव सेशन को, वेडनेसडे वाले दिन हम लाइव सेशन कर रहे होते हैं, इस वीक को छोड़ के तो भी स्टार्ट हुआ है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ऑनलाइन वाला बच्चा डेली जैसी वीडियो अपलोड होती है वीडियो देखता है, जो उसके सवाल होते हैं अगले दिन वो ग्रुप में भी कहता है कि जी अगर सर से क्लास में पूछवा दें तो बहुत अच्छी बात है। वो टीए भाई को कहता है, टीए भाई क्लास में पूछ लेते हैं कि सर ये बच्चों के सवाल थे। वो व्हाट्सएप में भी सवाल पूछता है, वीकेंड पे टेस्ट भी देता है, टेस्ट की डिस्कशन जो कि क्लास में हुई होती है उसकी वीडियो भी अटेंड करता है, और फिर वेडनेसडे वाले दिन टीचर के साथ जो है वो 1-on-1 मीटिंग में भी आ जाता है और उसमें उन्हें बताता है कि मुझे ये डिफ़िकल्टीज आ रही है। ये है हमारी नज़र में ऑनलाइन। आप लोगों की नज़र में ऑनलाइन क्या है? बल्कि कैमरे की तरफ देखिए, आप लोगों की नज़र में ऑनलाइन क्या है? ऑनलाइन का मतलब होता है टीचर की अगर वीडियो आ चुकी है तो उसको प्ले करना है, और अगर टीचर बहुत स्लो लग रहा है तो पहले 1.5 करना है, लेकिन अगर 1.5 से भी बात ना बने तो 2 पे करके उसे चला देना है। मीनवाइल को कॉल आ जाए तो वो भी ले लेनी है, कोई मैसेज भी देख लेने हैं, टीचर तो चल रहा है वो आपको क्या प्रॉब्लम, को नोटिफिकेशंस भी देख ली, को व्हाट्सएप पे 3-4 लाइक भी वो चीज़ों को वो कर लिए, फेसबुक पे चीज़ें जाके देख ली, और जैसे ही लेक्चर ख़त्म हुआ अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि मैंने आज का कंपनी लॉ कंप्लीट कर लिया। फिर अगले दिन सेम कहानी रिपीट होगी। वीकेंड पे सोचना है कि शुक्र है मैं ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ, सामने नज़र आऊँगा नहीं, सर बेइज्जती तो कर ही नहीं सकते बिलमुशाफा। तो जब सर को नज़र ही नहीं आ रहा तो एक काम करूँगा, अगले हफ्ते तैयारी के साथ अगले हफ्ते वाला टेस्ट दूँगा, और वो अगले हफ्ते उससे अगले हफ्ते पे चला जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा हमसे दूर होता चला जाता है। फिर फेसबुक पे पेपर से 2 महीने पहले जाके एक पोस्ट करता है कि अगर किसी के 50 पेंडिंग लेक्चर्स हों तो कई दफ़ा ना वहीं पे उसका क्लासमेट कमेंट कर देता है, दोस्त अभी 50 हुए कहाँ हैं जो तुमने छोड़ दिए थे। तो ऑनलाइन वाले हजरात जो है ना वो यूँ मानते हैं, तो सी लो बहुत आसान है, इतना आसान है कि बस ऑनलाइन क्लास लो, वीडियो देखते रहो, दिन तक आप टेंशन फ्री हैं। रिजल्ट वाले दिन टेंशन हो जाए तो कोई बात नहीं, बंदा उसको तो मैनेज कर लेता है। तो शायद बीलो में आपको एक जुमला याद हो, इतना आसान है कि फ़ेल हो जाता है। सीलो का जुमला है, इतना आसान है कि वाकई फ़ेल हो जाता है। बीलो में फिर भी कहीं ना कहीं एंड पे गैरत जाग जाती है, सीलो में ना जाग सकती नहीं है, इसके आसपास बड़ा कुछ है। सीलो जो है वो बड़े जमघटे में है, इसके आसपास जितने भी पेपर्स हैं ना वो सीलो की तरफ आने ही नहीं देते। लेकिन इस दफ़ा मुझे आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपने सीलो पढ़ना है, इस दफ़ा आप लोगों ने सीलो पढ़ना है, क्योंकि ये है फेयरवेल अटैम्प्ट। फेयरवेल अटैम्प्ट का मतलब है आपने इसको वाकई ही में खुदाफिज कहना है, क्योंकि अगर ये ना गया तो जो आएगा वो बहुत भयानक होगा। अजम्पशन लेते हैं, अजम्पशन नंबर 1, एक स्टूडेंट ने बीलो दिया है, पास हो गया, तो आइडियली उसे क्या करना चाहिए? सीलो लाजमी देना चाहिए, यानी इस पर कोई सेकंड थॉट ही नहीं होनी चाहिए। आप कहें नहीं सर वो तो आधा पेपर मिल जाएगा, मैं आगे जो नया बिज़नेस लॉ होगा इसमें यकीनन वो बिज़नेस कॉर्पोरेट लॉ जो होगा उसमें आपका बिज़नेस लॉ का पेपर तो वो ख़त्म कर देंगे, लेकिन कॉर्पोरेट लॉ होगा। 50 में से 25 नंबर लेना मुश्किल होता है, 100 में से 50 नंबर लेना आसान होता है, क्योंकि जब आप पूरा पेपर दे रहे होते हैं ना तो आप किसी ना किसी एक एरिया पे आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, किसी पे कम होती है, तो 50 में से 25 नंबर लेना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हाफ़ पेपर में पास होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। ये पेपर पहले अलग अलग होते थे, फिर आईकैप ने मर्ज किए थे, इससे पहले भी पिछली स्कीम में भी। तो उस वक्त आईकैप 7-8 अटैम्प्ट्स तक कंपनी लॉ का अकेला इम्तिहान भी लेता रहा था 50 नंबर का, और 8 अटैम्प्ट्स तक भी वो बच्चे नज़र आ रहे थे जिनका कंपनी लॉ अभी तक अकेला भी नहीं पास हुआ था। तो इसलिए इस दफ़ा जो है ना सिर्फ पहले दिन मैं आपको हक़ाइक़ बता दूं कि अगर ये रह गया ना तो आप एक बड़े मुश्किल से पेपर में फंस जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आईकैप ने ये जो डाटा वाला पेपर है इसके बारे में कोई क्राइटेरिया रख दिया है कि जी जिसके 4 पेपर पास हों या 5 पेपर पास हों उसका निकलेगा, उसका वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब एट एनी गिवन टाइम ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेपर आपके अगर पास हुए हुए होंगे तो आपको एज मिल सकता है, वरना एज नहीं मिलेगा। बात समझ आई कुछ?
तो सीलो में अभी तक ये होता था कि टीचर बेचारा रोता रहता था, दोस्तों पढ़ लो। यकीन माने अभी इस सेशन में भी मैं रात देख रहा था, तकरीबन स्टैट उतने ही थे एडमिशन के जितने पिछले सेशन में, और पिछले सेशन में पहले दिन शायद कोई 35 बच्चे या 30 बच्चे बैठे हुए थे सामने। चूँकि एक बच्चा दूसरे को बताता था कल सीलो की ओरिएंटेशन में जा रहा हूँ, उसका हासा निकल जाता था। सीलो ओरिएंटेशन, खुदा का खौफ करो, एक हफ्ते तक तो चिल मचानी होती है, फिर जाके देखना होता है कि क्लास में क्या चल रहा है। तो इतना नॉन सीरियस लेते थे लोग इस पेपर को, लेकिन अब ये पेपर शदीद तरीन ज़रूरी हो गया है। अजम्पशन नंबर 1 थी, एक बच्चे ने बीलो दिया, वो पास हो गया, वो सीलो दे। अगर सीलो भी पास हो जाए तो वो बड़ा वाला बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ का पेपर एग्जाम हो जाएगा, और नंबर गेम बेहतर हो जाएगी, जिससे गुमान ये है कि आपका वो पेपर भी निकल सकता है डाटा वाला। क्योंकि डाटा वाला जो पेपर है उसके ऊपर 2-3 सजेशंस हैं जो डिफरेंट कॉलेजेस ने आईकेएप को दी थी, फिर आईकेएप वालों की भी अपनी सजेशंस थी। लेकिन आईकेएप के अनाउंस करने से पिछली रात तक भी हम कुछ भी कह दें, हम पे भरोसा नहीं करना, भरोसा हमेशा आईकेएप पे करना है। इनिशियली जो स्कीम डिस्कस हो रही थी तो उसमें ये जो डाटा वाला पेपर है ये ग्रुप बी में था। सरप्राइजिंगली एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट उन्होंने अचानक से उसको ग्रुप ए में डाल दिया। तो इसी तरह से शुरू की डिस्कशन में एक प्लान ये था कि जिसका ग्रुप ए पूरा पास होगा उसको डाटा का पेपर एग्जाम कर देंगे। एक डिस्कशन ये थी कि जिसके 5 पेपर पास होंगे उसको डाटा का पेपर एग्जाम कर देंगे। यानी ऐसा ना हो कि जो बच्चा इतनी देर से पेपर पास करता आ रहा है अब अचानक से उसके नंबर ऑफ पेपर्स बढ़ जाएं। तो सीलो पास करना इन एनी केस फ़ायदेमंद है। तो अगर ये दोनों पेपर पास हो गए तो बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ जो बड़ा वाला ख़तरनाक पेपर है वो एग्जाम्प्ट हो जाना है इंशाल्लाह। उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, वो तो बड़ा क्लियर कट अजम्पशन है। लेकिन जो डाटा वाला पेपर है उसमें येस और नो दोनों तरह की ऑप्शन हो सकती हैं। सिचुएशन 3, जो बीलो दिया खुदा ना खास्ता वो रह जाए, अब क्या होगा? डिपेंड करता है रहा कितने पे है। अगर तो रहा है 15, 20, 25 नंबर पे, इसका मतलब है हालात पतले ही थे उसमें। लेकिन अगर रह गया वो 47 पे, 46 पे, 45 पे, इसका मतलब वो आपका अच्छा तैयार था। तो फिर आपको जो भी आपका कॉम्बिनेशन चल रहा है बी लॉ को एक ट्राई ज़रूर करना चाहिए। नहीं तो कम से कम सी लॉ आपका तब तक चल रहा होगा, इन दोनों में से किसी एक को ट्राई करके कम से कम पेपर की लेंथ आधी कर ली जाए, बजाय इसके कि रिजल्ट के बाद आप अचानक से एक बड़ा सा पेपर उठाने के बारे में सोचें, चलो एक काम करते हैं जी ऑडिट उठा लेते हैं या इस तरह से करके, तो वो थोड़ा सा गलत डिसीजन हो जाएगा। तो पेपर अगर बी लॉ का दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने बी लॉ सिरे से ही नहीं दिया हुआ तो फिर अकेले सी लॉ का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर उसे अभी अपने आप को अनएनरोल करवा लेना चाहिए। जब एक पेपर पे मेहनत करनी है तो फिर वो सी लॉ ना हो, वो कोई और ऐसा पेपर हो जो नई स्कीम में आपको फ़ायदा दे दे। बात समझ आ रही है? हम जो है ना ज़रा ज़्यादा सच बोल जाते हैं, तो वो जैसे थ्रू आउट हम सारे जगह पे सच बोल रहे हैं कि जिसने अभी बी लॉ सी लॉ अभी तक उठाया ही नहीं है वो ना ही उठाए तो बेहतर है। तो हमारे इस वक्त सबसे कम एडमिशन भी बी लॉ में ही है, क्योंकि ज़ाहिर है सच बोलना है। तो वो ये नहीं करना कि झूठ बोल के एडमिशन दे दे, क्योंकि होता ये है कि फिर हर कॉलेज जो है ना नई स्कीम को ऐसे इंटरप्रेट करता है कि हम कौन सी सनसनी फैलाएंगे तो हमारे पास ज़्यादा एडमिशन आ जाएंगे। तो हम अपने ही पेपर से बच्चों को भगा रहे होते हैं। तो वही बात है कि सच की लाइफ ज़रा ज़्यादा लंबी है, आज भगा देंगे तो कल बड़े वाले पेपर में तो आना ही है, तो इंशाल्लाह। और वो कौन सा फ़ौरन पास हो जाना है? सीए के एग्ज़ाम पास हो जाते हैं आराम से। सर अभी पेपर दिया है, अभी मत पूछिए, रिजल्ट के बाद पूछिएगा, उस दिन ज़रा हम फड़े भी मार रहे होंगे। अगर हर पेपर को टाइम मिले तो वो पास हो जाता है। सी लॉ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मांगता, लेकिन सी लॉ वर्सेस बी लॉ अगर हम कंपेयर करें तो सी लॉ में क्रैमिंग बी लॉ की निस्बत डबल से भी ज़्यादा है, और सी लॉ में लॉजिक बी लॉ की निस्बत हाफ से भी कम है। आपको अप्रोच याद है? टाइप 1, 2, 3 क्वेश्चन। टाइप 1 क्वेश्चन होता था स्ट्रेट फॉरवर्ड रट्टे वाला, टाइप 3 होता था प्योर लॉजिकल, टाइप 2 होता था जो दिखने में लॉजिकल लगता था लेकिन होता रट्टा था। सी लॉ का मेजॉरिटी टाइप 2 सवाल होता है। सवाल भयानक होता है, जवाब रट्टे वाला होता है, बस सवाल को क्रैक करने के लिए दिमाग चाहिए होता है। चलें जी, थोड़ा सा आगे चल के इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। मेरे ख्याल में जज्बाती हो गए, उन्होंने इसका प्लास्टिक भी नहीं उतारा जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन हो सकती है। ऑल्दो टिल्ट होने की वजह से सिर्फ आगे की एक आध लेन के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, पीछे आप लोगों को लाइट का शेड तो नहीं पड़ रहा। ठीक है,
ओरिएंटेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, कंपनी लॉ के साथ क्या इश्यूज़ हैं, इसका सिलेबस आउटलाइन, पास पेपर एनालिसिस, पेपर का पैटर्न किस तरह से है, आईकेप के सवाल कैसे अटेम्प्ट करने हैं, हल्का सा हम डिस्कशन करेंगे। बीलो में तो बहुत थॉरोली होती है, और डिफरेंट टिप्स एंड टेक्निक्स। सबसे पहले मेन इश्यूज़ क्या हैं कंपनी लॉ के साथ, कंसिडरिंग इट ईजी गेम, इसको आसान समझते हैं। वही वाली बात है कि इतना आसान है कि वाकई फेल हो जाता है। बीलो लेंथ ऑफ सिलेबस के हिसाब से आसान था, ये सिलेबस आउटलाइन के हिसाब से भी आसान है। इसका सिलेबस भी ऐसे डिज़ाइन हुआ है कि लोगों को मज़ा आ रहा होता है कि अरे वाह, ये थोड़े थोड़े से एरियाज़ में से इतने सारे नंबर मिल गए। तो ये इतना आसान है कि फ़ेल हो जाता है। लोग सीलो को टाइम नहीं देते, किसी भी सब्जेक्ट की निस्बत से हाफ़ टाइम भी मिल जाए डेली, ये पास हो जाता है। दुख ये है कि लोग वो हाफ़ टाइम भी नहीं देते। और आपको बताऊँ, सीलो पास होने से भी एक पेपर पास होता है, और कोई और सब्जेक्ट पास होने से भी एक पेपर पास होता है। तो जो आपको अपनी क्वालिफिकेशन के करीब कदम उठाना है, उसमें सीलो भी उतना ही अहम किरदार अदा करता है। आपके पेंडिंग जितने भी सब्जेक्ट हों, आप जब किसी को बताएंगे ना मेरा बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ का पेपर पास हुआ है, तो वो बड़ी अचीवमेंट होगी। तो इसको ऐसा नहीं है कि इसको पास करने से शर्मिंदगी सी होती हो, तो इसको सिर्फ टाइम देना है। पहले दिन सिर्फ ये बात कि इसको इस सब्जेक्ट की प्रॉपर वर्थ मिलनी चाहिए, और रिज़ल्ट आने के बाद अगर आपका बीलो पास हुआ हुआ है इंशाल्लाह ताला, तो फिर मुझे नहीं कहना, आपके अपने दिल से आवाज़ निकलेगी कि ये पेपर पास करना ज़रूरी है। रिटेंशन और क्रैमिंग सबसे बड़ा मसला, बहुत जल्दी भूल जाता है। तीसरे चैप्टर पे होंगे, पहला चैप्टर भूल चुका होगा, बड़ी तेज़ी से दिमाग से आउट हो जाता है। बीलो में छोटी छोटी क्रैमिंग होती थी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि जी ऑफ़र कैसे कैसे ख़त्म हो सकती है, तो आप मुझे 7-8 बातें बता देंगे। मैं आपसे कह दूंगा रेसिप्रोकल प्रॉमिस के रूल्स बता दें, आप 6 रूल्स बता देंगे। मैं कहूँगा जी अच्छा वो बता दें कि कितने एसेंशियल्स होते हैं फ़लाना चीज़ की, आप कहेंगे सर वो 5 होते हैं। मैं कहूँगा जी फ्रॉड की क्या डेफिनेशन है, आप इस तरह से बता देंगे। सवाल वहाँ ऐसे नहीं आता था, फ्रॉड की डेफिनेशन बताएं, फ्रॉड क्या है, इसके फ़ज़ाइल बयान करें, और इसके जो मसले हैं वो बताएं, और फ्रॉड करने से क्या होता है, फ्रॉड ना करने से क्या होता है, कितनी तरह का होता है, और कैसे वॉइड होता है, कब वॉइड नहीं होता। इतना बड़ा सवाल नहीं आता था, पूरे फ्रॉड के टॉपिक का सवाल नहीं आता था, बीच में से इतना सा पोर्शन पूछ लेते थे। यहाँ पूरा सवाल आता है, बताएं नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा कैसे बनता है, उसकी क्या वो होती है, उसका लाइसेंस कैसे रिवोक होता है, फलाना फलाना पता लगेगा। 1.5 सफ़े पे जो किताब में लिखा था सारा का सारा पूछ लिया। बीलो की निस्बत सीलो छोटा इसलिए है कि बीलो में छोटे छोटे से बहुत सारे टॉपिक्स थे। पता लगा 6 लाइनें डिस्कस की, पूरा लेक्चर ख़त्म हो गया। इधर लेक्चर ख़त्म, बल्कि लेक्चर स्टार्ट हुआ आधा घंटा हुआ होता है, पता लगता है किताब में से 1.5 सफ़ा हो गया। और बच्चे सोच रहे होते हैं कि सर को शायद समझ नहीं आ रही, शायद ज़्यादा पढ़ाते जा रहे हैं। इधर प्रोसेस है, उधर बहुत सारे टॉपिक थे। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, वो लॉ क्या है, उस तरह का लॉ क्या है, किस तरह से। सीलो में उस तरह से नहीं है, सीलो में प्रोसेस है। कंपनी की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पता लगा 1 सफ़ा ख़त्म हो गया। कंपनी जब बनती है तो अपने कौन से डॉक्यूमेंट बनाती है, पता लगा 3.5 सफ़े पे उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर दी हुई इन्फॉर्मेशन है। कंपनी के अकाउंट्स की क्या कंटेंट है, पता लगा 1 सफ़ा निकल गया। डायरेक्टर रिपोर्ट में क्या चीज़ होती है, 1.25 सफ़े तक सिर्फ रिपोर्ट के कंटेंट्स हैं। तो सीलो में हम पढ़ते हैं, लॉजिक कम होती है, लेकिन पढ़ते वक्त लॉजिक कम होती है और रट्टा ज़्यादा होता है। पेपर के टाइम पे आपको लॉजिकली समझना होता है सवाल को, और उसके मुताबिक आप आंसर करते हैं। तो रिटेंशन और क्रैमिंग यहाँ पे बीलो की निस्बत आपको बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, बीलो में बहुत हल्की चाहिए थी। बीलो बीच बीच में से कहीं कुछ जगह होती थी जहाँ से रट्टे वाला सवाल आता था, और सीलो में नॉर्मली वो प्योर रट्टे वाले सवालों की तादाद उतनी नहीं रखते जितनी बीलो में रखते हैं। अभी रिसेंट पेपर में 20 मार्क्स का पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड रट्टा था, बिल्कुल रिसेंट पेपर में, और उससे ऊपर उन्होंने जो सीम्स लॉजिकल सवाल थे समझें तकरीबन कोई थे 60% के करीब, और जो प्योर लॉजिकल थे वो फिर 20% थे। तो यहाँ ज़्यादातर वो होते हैं जो आपका लॉजिक रट्टा दोनों टेस्ट कर रहे होते हैं। लॉजिक इसलिए कि सवाल समझ आया या नहीं आया, और रट्टा कि आपको आता है या नहीं आता। तो फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है, उसका नाम है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट में वो आपको बताते हैं कि एक इदारा यूं रजिस्टर होता है, उसके ये प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर कहते हैं इस इदारे को हमने इजाज़त दी हुई है कि तुम नाम के साथ लिमिटेड मत लगाओ, और उस इदारे का लाइसेंस लेने का ये तरीका है, लाइसेंस रिवोक यूँ हो जाता है। अब पेपर में सवाल किस तरह से आएगा, वो कहेंगे कि इदारा है, वो अपने आप को रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, लेकिन उनको लिमिटेड का लफ्ज़ बड़ा बुरा लगता है, तो सोच रहे हैं कुछ ऐसा करें कि लिमिटेड के वर्ड के बगैर इदारा रजिस्टर करा लें,
बताओ कौन सा इदारा होगा, उसके लाइसेंस की क्या शर्तें होंगी, फलाना क्या होगा, फलाना क्या होगा। अब ये एक लाइन की लॉजिक जिसको भी है, वो जो लिमिटेड उनको हटाने की ये याद नहीं आया, उसका 9 नंबर का 8 नंबर का सवाल गया। और जिसको याद आ गया उसके बाद उसने सिर्फ किताब का रटा रटा कंटेंट उठा के डालना है। तो इसमें लॉजिक इतनी है कि आपको सवाल समझ आ जाए, बाद में आपकी क्रैमिंग काम आती है। तो क्रैमिंग सबसे ज़रूरी चीज़ है। हाउ टू अटेम्प्ट ICAP क्वेश्चन, ये आपको पता है, इसमें वही 1 2 3 टाइप, और इसका हल्का सा मैं तस्करा अभी भी कर दूंगा, और फिर पास पेपर्स की डिस्कशन में भी साथ साथ इसके तस्करे होते रहेंगे। शॉर्टकट सिलेक्टेड स्टडी, सीलो का बहुत बड़ा दुश्मन, लोग शॉर्टकट की तरफ जाते हैं। पहले ही छोटा सा सिलेबस है, ऊपर से जो है ना वो फेसबुक के कुछ वो सन्यासी बावे जो है वो मशवरा दे देते हैं। वो कहते हैं चैप्टर 3 कर लेना, चैप्टर 5 कर लेना, 9 कर लेना, 8 कर लेना, 11 12 कर लेना, ये 6 चैप्टर कर लो, 80% हो जाएगा पेपर। और वैसे भी पेपर में इतना टाइम कहाँ होता है कि हम 100% अटैम्प्ट करें, तो बस 6 चैप्टर करके चले जाना। 12 में से भी 6 चैप्टर पहले ही 12 हैं बेचारे, आप तो बीलो के 18 चैप्टर्स के आदि हैं। तो शॉर्टकट्स यहाँ नहीं लगाना है। फिर इसके पड़ोसी काफ़ी भारी हैं, हैवी नेबर। सीलो कहाँ पे खड़ा हुआ है? सीलो के इमीडिएट बाद ऑडिट है, इससे इमीडिएट पहले MFA है, उससे पीछे R2 है, और ग्रुप A में अक्सर लोग जो आखिरी पेपर उठाते हैं वो CMA का होता है। तो इसका मतलब है सीलो के इर्द गिर्द कौन फिर रहा है? CMA, R2, MFA, ऑडिट। अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से कोई भी लाइट पेपर नहीं है। MFA को किसी हद तक कह सकते हैं कि उसमें वो मिक्सिंग है, तो ICAP ने ज़रा हाथ हल्का रखा हुआ है। तो जब सीलो के इर्द गिर्द इतने भारी पेपर होते हैं ना, तो सीलो बेचारे को टाइम नहीं मिलता। बट अब वो मसला ही ख़त्म हो गया, आज मुझे बड़ी खुशी है। अब आपने से टाइम देना है, अब मैं कहूँ या ना कहूँ आपने टाइम देना है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। सिलेबस आउटलाइन क्या है? सिलेबस हमारा 5 हिस्सों में डिवाइड है। कंपनी बनती कैसे और शेयर्स कैसे इशू करती है, इसके ऊपर 15 से 20 नंबर की वेटेज है, 4 चैप्टर्स हैं। कंपनी की मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कंपनी की डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट्स और इस तरह की चीज़ें किस तरह से डील हो रही होती हैं, मुश्किल से 2 चैप्टर्स हैं। मीटिंग प्रोसीडिंग, डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, इसमें 3 चैप्टर हैं। मीटिंग्स कैसे होती हैं, डायरेक्टर्स कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है। अकाउंट्स एंड डिविडेंड, 2 चैप्टर हैं। कंपनियों में अकाउंट्स के मामला कैसे होते हैं, डिविडेंड के, और फिर आखिरी चैप्टर वाइंडिंग अप। यानी हर चैप्टर सिर्फ कंपनियों के बारे में, थीम एक ही है, कंपनी बनती कैसे है, कंपनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कैसे करती है, कंपनी में मीटिंग किस तरह से डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे चलाते हैं, कंपनी अपने अकाउंट्स और डिविडेंड के क्या मामले करती है, और कंपनी क्लोज कैसे हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें एक जगह पे मौजूद हैं। डन। फर्दर इसको ब्रेकअप करें तो 3 कंटेंट हमें 15 से 20 नंबर के नज़र आते हैं, A, D और E, और 2 बड़े कंटेंट नज़र आते हैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो लेफ्ट साइड पे मैंने 15 से 20 नंबर वाले, और राइट साइड पे 20 से 25 या 20 से 30 वाले कंटेंट डाल दिए हैं। ये पहला कंटेंट है। अनफॉर्चुनेटली हमें शुरू यहाँ से करना होता है, वरना 15 से 20 नंबर के लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट समझ नहीं आती। किताब में 3 बड़े चैप्टर्स में से 2 बड़े चैप्टर्स ये हैं, 1 और 2, और जिनसे मिला के वो बहुत ज़्यादा ICAP नहीं पूछ रहा होता, लेकिन हमें बेस बनाने के लिए चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। तो ये 15 से 20 नंबर के लिए 4 चैप्टर हैं, ये उतने ही 15 से 20 नंबर के लिए 2 चैप्टर हैं। ये 2 सफ़े का चैप्टर है, ये 6-7 सफ़े का चैप्टर है, और ये अकेला चैप्टर है 15 से 20 नंबर का, तो होगा भी कुछ 40-45 सफ़ों का, 6.5 सफ़े, और नंबर कितने? 15 से 20, तो आते कितने? 17, 18। अभी तो ये ना मैंने आपको बताया कि ये हैं कितने नंबर। ICAP की जो ओवरऑल ट्रेंड है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जहां उन्होंने कहा था कि हम पूछेंगे 15 से 20 नंबर के लिए पहली ग्रेड, तो रिसेंटली इसमें 13 का ट्रेंड है। वैसे 17.5, 10.5, 10, 18 औसत निकालूं, एवरेज निकालूं सारी अटैम्प्ट्स की, तो 14% ऑन एवरेज यहाँ से आ रहा है, जिसको 15 से 20% कह रहे हैं। यानी 4 चैप्टर से मिला के जो वो पूछ रहे हैं वो 14% है, और नीचे ये अकेला इंट्रोडक्शन टू वाइंडिंग अप 17, 18, 15, 15.5, 20, 18, 17%। तो एक तरफ 6.5 सफ़े में 17 नंबर, एक तरफ किताब या सिलेबस के 1/3 में 14 नंबर। तो कौन काफिर पढ़ेगा पहले 4 चैप्टर्स? वही काफिर जिसने पेपर पास करना होगा।
क्योंकि आईक्यूएफ का मूड है ना, कभी भी 17.5 पूछ ले। तो सिलेबस आउटलाइन और जब पास पेपर ट्रेंड को देखते हैं ना, तो नीयत खुद ही से डामाडोल होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम पहले ये वाला चैप्टर करें ताकि आप बस ये पढ़ें और उसके बाद जब मैं यहाँ हूँ आप भाग जाएं क्लास से। हमें बेस बनाने के लिए 2 पढ़ने पड़ेंगे, ये एक मजबूरी भी है और ये फ़ायदा भी है। दरमियान में अगर देखें, उन्होंने कहा 20 से 25 के लिए पूछेंगे, ऑन एवरेज 23% यहाँ से आ रहा है। उन्होंने कहा हम पूछेंगे 20 से 30, ऑन एवरेज 27% आ रहा है। उन्होंने कहा 15 से 20% पूछेंगे, 19% आ रहा है। तो इसका मतलब है ये 3 चैप्टर्स अगर जोड़ें तो आपने तैयार किया 25% और तैयार हो कितना गया? मैथ तो अच्छी होगी आप लोगों की। 2 सिर्फ टोटल करने हैं। 36 सेम में देखे आए हैं। अभी भी मैथ सीधी नहीं हुई, या कैलकुलेटर पे चला करते थे? वहाँ पे भी 19 + 17 कैलकुलेटर पे तो नहीं करते थे कहीं? तो फिर पेपर से बाहर निकल के ये क्यों कहते हैं कि पेपर पूरा नहीं हुआ, जब आपने एक छोटी सी छोटी चीज़ भी कैलकुलेटर के ज़िम्मे लगा दी? ठीक है, सही है, चलें इस पर। तो ये ओवरऑल हमारा एनालिसिस है। जब इस तरह का एनालिसिस सामने होता है ना, दिल करता है कि सर बस ये जल्दी से ना हमें ये एनालिसिस एक्सेल में दे दें, एक्सेल में हम इसको जल्दी से शॉर्ट आउट करके ज़रा देख लें कौन से ज़रा ज़्यादा वाले चैप्टर हैं, कौन से हल्के वाले। तो चलें हम करते हैं काम। 4 चैप्टर्स में से 61% पेपर, चैप्टर 8, 11, 10, 12, यानी 8 से लेके आपने 12 तक का सफ़र करना है, 9 को गायब करके। अच्छा, 9 को लेफ्ट राइट कहीं से पकड़ लेते हैं, ये फिर रहा कितना है? 5%, ऊपर ऐड कर देते हैं 66%। तो आपने जहन में रखना है एक चीज़, सीलो में हमेशा 8 से लेके 12 तक सुपर इंपॉर्टेंट है। पीछे एक चैप्टर 3 भी है इंपॉर्टेंट, वो भयानक इतना है, अच्छा खासा लेंथी है कि उसकी वजह से लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। तो ये 4 चैप्टर कहलाएंगे सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें से वेटेज वाइज सबसे ज़्यादा आ रहा है। फिर ये मॉडरेटली इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर्स हैं, और फिर ये स्लाइटली लेस इंपॉर्टेंट 5 चैप्टर्स हैं। वर्ड इंपॉर्टेंट हर जगह लिखा हुआ है। मैंने ये नहीं कहा चैप्टर्स टू लीव, चैप्टर्स टू अ लिटिल बिट सी एंड चैप्टर्स टू प्रिपेयर। तो वो चक्कर नहीं है, करना हमने सब है, क्योंकि आईक्यूएफ बहादुर का कभी भी मूड किसी भी जगह कुछ भी हो जाए। यानी आप ये देखें, चीफ एग्जेक्टिव वाला चैप्टर इस अटेम्प्ट में पूछे ही नहीं, इसमें 16 नंबर के लिए पूछ लिया। मर्जी, अचानक से मूड स्विंग होते हैं। प्रोस्पेक्टस बड़ा अहम चैप्टर है, पता नहीं क्या हुआ है, भूल गए हैं कि इधर से भी सवाल बनाना है। 1 नंबर का एमसीक्यू पूछा इस दफ़ा, 9 नंबर, 6.5 नंबर, गिनती किए 2 अटेम्प्ट में सवाल पूछे 6 में से, जबकि चैप्टर अहम हुआ करता था। तो अचानक से है ना वो प्लान उनके बदल जाते हैं। चैप्टर 10 4 सफ़े का चैप्टर है, और अचानक से एक अटेम्प्ट में 23, 20। ये चैप्टर उन्होंने ताड़ के रखा हुआ है, यहाँ से बनाते ही लॉजिकल सवाल है। उन्हें पता है यहाँ समझ ही नहीं आनी बच्चे को। 4 सफ़े हैं, उसने जल्दी से रटा मार लेना, वो कहेगा छोटा सा सिलेबस है, निकलते हैं। सबसे ज़्यादा लॉजिकल सवाल वो चैप्टर 10 से बना रहा है। तो चैप्टर 10 लेंथ वाइज बड़ा नहीं है, लेकिन हम इस पर एक अच्छा टाइम लगाएंगे इंशाल्लाह, ताकि हम इसको समझें, इसके डायनेमिक्स को। क्या बात समझ आ रही है? अल्लाह खैर करे। मोटिवेट तो करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं। अब पेपर का पैटर्न वही है जो बीलॉ का है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। 15% एमसीक्यूज़ और 85% सब्जेक्टिव टाइप, लेकिन इसका एमसीक्यू भी साइंस होती है पूरी। यानी बीलॉ में हम कहते हैं ना पहले एमसीक्यू से शुरू कर लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा काम। यहाँ नहीं शुरू करना एमसीक्यू से। या एमसीक्यू मुश्किल से 3 या 4 होंगे जो सीधे सीधे होंगे, बाकी एमसीक्यू पढ़ के समझ के उसको ट्रैक करके उसका जवाब देते देते आपको 5 मिनट लग जाएंगे पर एमसीक्यू। तो अगर 10 या 11 टेढ़े एमसीक्यूज़ हैं तो बस 50 मिनट तो गए आपके। तो एमसीक्यू उठाते साथ ही जो सीधे सीधे सामने सामने के नज़र आ रहे हैं, जिसमें किरदार नहीं है, बहुत सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई, आपने उनको आंसर कर देना है, और इसको वैसे ही होल्ड करके रख देना है जैसे आप पेपर में किसी मुश्किल सवाल को आखिरी आर के लिए होल्ड करके रख देते हैं। तो यहाँ एमसीक्यूज़ को करने का निज़ाम थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने एमसीक्यू वाला पेज स्टार्ट कर देना और वहाँ 4-5 तो कर देने हैं, लेकिन बाकियों का आपने होल्ड करना है। आखिरी 1 घंटे में जब आप याद कर रहे होंगे और कुछ याद नहीं आ रहा होगा, 2 ऐसे सवाल होंगे जिनको आप पकड़ के बैठे हुए होंगे पेपर के एंड पर, याद ही नहीं आ रहा होगा क्या है, उस वक्त आप एमसीक्यू पे आके टाइम लगा के यहाँ से थोड़े से नंबर ले सकते हैं। सीलो के पेपर में टाइम मैनेजमेंट कभी भी मसला नहीं है। 2 घंटे बाद दोनों तरह के बच्चे फारिग होकर बैठे हुए होते हैं।
जो बहुत लाइक बच्चे हैं वो पेपर फड़का के फ्री हो चुके होते हैं, जो बहुत नालायक हैं वो तो जा चुके होते हैं, और जो दरमियाने बच्चे हैं जो आता है वो कर चुके होते हैं, और जो नहीं आता होता बस उसको सोच सोच के टकरे मार रहे होते हैं। उस 1 घंटे तक सिर्फ सोचते रहते हैं, याद आना होता है वो तो पहले घंटे में याद आ जाता है। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा मसला नहीं है इस पेपर में, यहाँ वो परेशान नहीं होना। अगर आपको लॉजिक आ गई, अगेन वो जो 3 तरह के सवाल मैं हमेशा कहता हूँ, नॉलेज बेस्ड, लॉजिकल और सीम्स लॉजिकल। नॉलेज बेस्ड जिसको हम कहते हैं रट्टे वाले सवाल, सीम्स लॉजिकल जो दिखता लॉजिकल मगर होता रट्टे वाला है, और जो लॉजिकल वाकई लॉजिकल। इस पेपर में वाकई लॉजिकल की तादाद 20 से 25% है। आपको सिनेरियो तो वाकई इतना मोटा नज़र आएगा, लेकिन बहुत ध्यान से देखेंगे तो वो उसमें रट्टा नहीं होगा। जब मैं पास पेपर की आपसे डिस्कशन कर रहा हूँगा, या अगर वो वीकेंड के ऊपर आ रहा है और आपसे वीडियो आपके साथ शेयर हो रही होगी, तो उसमें आप देखेंगे कि मुश्किल से 1 या 2 सवाल होंगे जो हमें टाइप 3 मिलेंगे पूरे चैप्टर के अंदर। सबसे ज़्यादा ये वाले सवाल मिलेंगे। ये वो सवाल है जो देखने में लॉजिकल लग रहा होता है, लेकिन जब इसे क्रैक करें तो एंड पे उन्होंने एक सीधा सा प्रोसेस, रूटीन, रट्टा पूछा होता है। डन। एक स्टेप आगे चलते हैं। क्या है डिफरेंट टिप्स एंड टेक्निक्स सीलो को करने की। बीलो में रजिस्टर किसी ने किसी हद तक मेंटेन किया था लिखने वाला। नोट्स अगर लिख के किए थे, हाथ से लिख के किया था, तो कोई फ़ायदा हुआ था? सीलो में बहुत ज़्यादा होने वाला है, और कम से कम इसी बहाने आप किताब सही से पढ़ लेंगे। क्योंकि घर जाके जब आप किताब खोलेंगे ना, तो जहन में पिछले जो क्लास में हुआ था वो सारी डिस्कशन आएगी। आप कहेंगे और ये बड़ी आसान सी मज़ेदार सी बातें थी, सर ने की थी। किताब खोलते साथ ही बस सरसरी से उसे देखेंगे और आपको लगेगा कि आपको समझ आ गया है, तो बंदा ध्यान से पढ़ता भी नहीं। और इसमें क्या होता है, दरमियान में चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। 7 दिन में ये करना है, 13 दिन में ये करना है, 12 दिन में ये करना है, ये इतना फ़ाइन है, ये इस तरह से है, फ़लाना चीज़ SCCP को जमा करानी है, फ़लाना रजिस्ट्रार को जमा करानी है। तो छोटी छोटी सी याद रखने वाली बातें होती हैं। तो इसमें आइडियली, इस पेपर में आइडियली आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। मैं नॉर्मली कहता हूँ कि ये 100 से 125 सफ़े का एक रजिस्टर होना चाहिए। इससे ज़्यादा पेजेस नहीं होने चाहिए। बारीक सा पतला सा रजिस्टर जो डेडिकेटेड है सिर्फ सीलो के लिए। क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने एक सफ़े पे सीलो लिखना है और आगे 4 सफ़ों पे FR2 की वर्किंग्स कर देनी है। वो सफ़े खाते रहते हैं, समझ फिर भी नहीं आते। ये मुझे बड़ा दुख होता है। आप ना बेवफा सनम के पीछे भागते रहते हैं। अकाउंटिंग कभी आपकी नहीं हो सकती, कभी। बहुत बहुत बेवफा है। आप जितना मर्जी उसे कर लें, उसने आपको कभी आपकी नहीं होनी। और आप 2 महीने 2 साल बाद अब भूल चुके होंगे सवाल कैसे करते थे। ये सब्जेक्ट हमेशा आपके हैं। अगर समझ आ गए ना, तो आपको 5 साल बाद भी याद होगा कि हाँ भाई ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि थ्योरियाँ जो है वो कभी धोखा नहीं देती, लेकिन आप हमेशा अकाउंटिंग्स के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन अब मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं। अब तो आपने अपनी नीड को पास करना है, नहीं तो वो भयानक पेपर, जिस पेपर का मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, उसका ऑन एवरेज रिजल्ट होता था 12, 11.5, 13%। अभी आप जिसको गंदा रिजल्ट कहते हैं ना, हाँ, अगर कभी 27% रिजल्ट आया, आप कहते हो कितना गंदा रिजल्ट आ गया, तो उस ज़माने में गंदे की डेफिनेशन थी 12, 12.5, 13%। जी, उसमें ऐसा क्या पूछा होता है? जब आप एक वक्त में इतनी सारी चीज़ें सिलेबस में डाल देंगे और आप इकट्ठे पूछेंगे, तो उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोग दिमाग में नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल यही कॉन्ट्रैक्ट टैग के जो चैप्टर्स हैं उतने ही रहें, सफ़े 1-2 कम कर दें। सीलो के भी वही सारे रहें, सब 3-4 सफ़े माइनस कर दें। तो जब आप एक वक्त में 27 चैप्टर होते थे किताब के, और फिर हर चैप्टर का अपना एक मिजाज होता था, तो इतना बड़ा सिलेबस लोग जब याद रखते थे, और किस वक्त बिगिनर लेवल पे, वो भी बिल्कुल उन्होंने CA स्टार्ट किया होता था, PRC या उस ज़माने में AFC होता था, AFC या प्रीवियस सेशन से आगे आए, और आते साथ ही एक अकाउंटिंग का पेपर मिला। उस ज़माने में अकाउंटिंग इंट्रो में नहीं होती थी, PRC में नहीं होती थी। तो कैफ में आते साथ ही आपको पहली ही दफ़ा 2 अकाउंटिंग के पेपर्स के बराबर एक अकाउंटिंग का पेपर मिलता था, एक वो बिज़नेस लॉ का पेपर मिलता था, और तीसरा यहाँ इकोनॉमिक्स हुआ करता था। तो ये बड़ा किलर कम्बिनेशन बन जाता था। और इससे बचने के लिए अगर आप चौथे पेपर की तरफ देखें, तो वो भी कोई बहुत आसान पेपर नहीं होता था, यानी आप मुश्किल में ही रहते थे। तो अब जो है वो उसको थोड़ा सा उन्होंने किया है, लेकिन नई स्कीम में अब जो बिज़नेस लॉ,
दोबारा जोड़ने लगे हैं, तो दुआ करें किसी सही बंदे के पास वो रिव्यू के लिए आ जाए, तो शायद वो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा सोच के थोड़ा सा मुनासिब कर देगा। अदरवाइज़ जो है वो, अगर वो दोबारा उतना भयानक हो गया तो मुश्किल है। तो अभी नहीं पता, लेकिन कम से कम डराने के लिए तो अच्छा है ना। मुझे हमेशा जहर लगता है कि हम डरा के लोगों को पढ़ाएं, लेकिन सीलों में आप लोग जो करते हैं सीलों के साथ, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप लोगों को उठाऊँ उस नए पेपर से। मैं इससे थोड़ी डरा रहा हूँ, मैं तो आने वाली जो मुसीबत है वो दिखा रहा हूँ। जब उसमें होंगे तो इंशाल्लाह डरा के नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन उसके आने से पहले उसको डरा के कम से कम आज का पेपर तो पास हो सकता है। तो इसलिए वो ख़तरनाक पेपर है, उसके आने से पहले पहले ही अगर आप कर लें तो बेहतर है। तो सबसे पहले हमने कहा रजिस्टर। एक अप्रोच ये है कि आप क्या करें, रजिस्टर मेंटेन करें। तो हो सकता है आप कहें सर ठीक है आपने मुझे कहा था रजिस्टर लेने का, मैंने रजिस्टर लेके रख लिया है। तो ये स्टेप नहीं है, स्टेप ये है कि रजिस्टर रखें। अब क्या होगा, मैं एक दिन जो आपको पढ़ाऊंगा, भाई हमारी किताब में है तकरीबन 77 पेजेस और लेक्चर होंगे हमारे तकरीबन कोई 70 के करीब। तो ऑन एवरेज 1 से 1.5 सफ़ा, मेरी किताब का एक सफ़ा रजिस्टर पे हूबहू कॉपी करने में आधा घंटा लगता है। तो आपने लेक्चर सुना, घर जाके आपका ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट होगा 2 सफ़े, ज़्यादातर 1 सफ़ा या 1.5 सफ़ा। बहुत मूड में हुआ तो हो सकता है 3-4 सफ़े हो जाए। नहीं सर ये ज़रा ज़्यादा हो गया। तो अब आपने करना ये है कि घर जाके जो हमने यहाँ पढ़ा होगा जिन स्लाइड से, वही स्लाइड रेप्लिकेट हो रही होंगी आपके पास किताब में भी। तो आपने घर जाके किताब सामने रखनी है और रजिस्टर में नीट एंड क्लीन करके लिख लेना है। थोड़ा मुश्किल है नीट और क्लीन करके लिखना, लेकिन जब आप इस इरादे से बैठेंगे कि मैंने साफ़ सुथरा लिखना है, तो थोड़ा फोकस से लिखेंगे, फिर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये थ्योरियों का प्रॉब्लम क्या है, थ्योरी की किताब पढ़ते हैं 10 मिनट में नींद आ जाती है। जिस बच्चे को रात में नींद नहीं आती, सबसे आसान तरीका ये है कि वो ऑडिट या सीलो की किताब उठाए और उसे पढ़ना शुरू कर दे। 10 मिनट बाद वो तकरीबन नींदराज हो चुका होगा, यानी जब वो पढ़ने बैठा होगा तो वो प्रॉपर बैठने वाले पोस्चर में होगा। लेकिन 10 मिनट बाद उसको देखने वाले कहीं से ये गुमान नहीं कर सकते कि ये कभी बैठे हुई सिचुएशन में था। वो तकरीबन बैठते बैठते ना, वो फिसलते फिसलते अजीब सा कर्वी एंगल में ना, उसका सिर्फ सर तकिए पे होगा, बाकी वो फ्लाइट के लिए तैयार है। और अगले 5 मिनट में बहुत मुश्किल है उसको अपने आप को बचाना नींद की देवी से। 3 से 4 मिनट में अचानक से नाक पे किताब आके लगेगी तो एहसास होगा कि मैं शायद सो गया था। किताब साइड पे रखेगा, कहकर शुक्र है आज का सीलो तो मैंने पढ़ लिया। तो थ्योरियों के साथ ये होता है कि आप इन्हें पढ़ना शुरू करें ना, तो आप किताब खोलते हैं। अकाउंटिंग में तो इजी है ना, अकाउंटिंग खोली आपने लिखना शुरू कर दिया, लिख रहे हैं तो दिमाग कहीं ना कहीं लगा हुआ है। किताब जैसे ही खोलेंगे तो किताब सामने, लेकिन फिल्म चल रही है अंदर। सामने किताब है, याद आया पता नहीं पप्पू ने मुझे उस दिन ताना क्यों दिया था। फिर किताब देख रहे हैं, क्लास का वो लड़का भी मेरे से जेलस है। वो मेरा जब टेस्ट में मैंने हाईएस्ट नंबर लिए थे तो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। भाई तुम किताब पढ़ो, किताब को देखो। फिर किताब की तरफ देखा, यार अब्दुल कद्दूस ने पिछली पोस्ट को लाइक क्यों किया मेरी। अब आप सोच रहे हैं कि अब्दुल कद्दूस का इसके पीछे ना कोई भयानक मकसद होगा। अब्दुल कद्दूस बेचारा चलते फिरते एवं पोस्ट से गुजरा होगा, उसने सोचा होगा बड़े अरसे से इस दोस्त को टच नहीं किया, लाइक मारता हुआ आगे चला जाता हूँ। लेकिन सीलो की किताब ओपन करते साथ ही ये सारी फिल्में आपके सामने आ रही हैं। तो थ्योरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप फोकस नहीं रह पाते। ये रजिस्टर आपको फोकस देगा। आपने घर जाके पढ़ा हुआ तो है, आपने किताब सामने रखी और उस किताब को देखते देखते साथ साथ आप लिख रहे हैं। अब क्या होगा, ध्यान से आंखों ने पढ़ा किताब को, हाथ ने बहुत ईमानदारी से उसे लिखा, लिखते हुए अचानक भूल गया कि क्या पढ़ा था, दोबारा पढ़ा, दिमाग में आया, होंठों से दोहराया, लिखा। तो 2-3 दफ़ा आंखों से गुजरा, हाथ से गुजरा, जहन से गुजरा। आप इधर उस दिन का टारगेट आधे घंटे का लिख के फ्री हुए होंगे कि आपको एहसास होगा कि इसमें से आधा तो आपको याद हो चुका होगा। फिर जब भी याद करना है अपने रजिस्टर से याद करना है, अपने रजिस्टर को ओपन करना है और उसी में से ही याद करना है। मेरी किताब से याद नहीं करना, अपनी हैंड राइटिंग को याद करना है। अपनी हैंड राइटिंग हमेशा जल्दी याद होती है, क्योंकि इर्द गिर्द सारी किताबें आपको कंप्यूटराइज फॉर्मेट में नज़र आती हैं, तो अपनी हैंड राइटिंग हमेशा एक डिफरेंट फॉर्मेट में होती है। तो पहला स्टेप है लेक्चर अटेंड किया, अगला स्टेप है घर जाके उसको रजिस्टर पे नीट एंड क्लीन करके लिख लिया।
लिखने के बाद ज़ाहिर आप एक दफ़ा तो पढ़ेंगे, लेकिन आपको सरप्राइजिंग हैरत होगी कि आप 1-1.5 मिनट में वो सारा पढ़ लेंगे जो आपने आधे घंटे में लिखा है। चूँकि अभी भी आपके दिमाग से गुजरा तो आपकी रीडिंग भी बड़ी फास्ट हो जाएगी उसको लेके। अगले दिन क्लास में आए और कहें सर घर जाके हमने पढ़ा, हमें ये वाले पॉइंट पे भी प्रॉब्लम है। हम हमेशा पहले पिछले दिन के इश्यूज़ डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे चल रहे होते हैं। तो पिछले दिन के इश्यूज़ हम डिस्कस कर रहे होंगे, फिर आगे चलेंगे। तो कॉन्सेप्ट तब कंप्लीट होगा जब एक दिन आपने पढ़ा, घर जाके लिखा और अगले दिन सवाल जवाब पूरे हो गए, तो फिर मेरी नज़र में एक टॉपिक ख़त्म हुआ है। जब वीक ख़त्म होगा तो वीक के एंड पे एक फिर प्यारा सा टेस्ट होगा। अगर हमने वीक का टारगेट पूरा कर लिया तो फिर मंडे को टेस्ट हो जाएगा, सैटरडे को टेस्ट हो जाएगा। अगर हम टारगेट पूरा नहीं कर सके तो फिर हम सैटरडे पढ़ रहे होंगे और मंडे को टेस्ट होगा। लेकिन बहुत ही कम ऐसा होगा, शदीद तरीन कम ऐसा होगा कि आपका सैटरडे ऑन हो। सी लॉ एक प्यारा सा पेपर है, इसमें हम सैटरडे तकलीफ़ नहीं देते। सैटरडे आपके जो है ना वो रिलैक्स डेज होंगे, अनलेस कि हमारा कोई टारगेट रहता है। खैर बीच में गवर्नमेंट ने भी आ जाना है। अभी 1 महीना गुजरने और अचानक से स्मॉग के मामलात आ जाएंगे, और स्मॉग में उन्हें लगता है कि पढ़ाई सबसे तकलीफदेह चीज़ है, इससे सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। तो वो पहले हमें नोटिस देते हैं, फिर डाला भेज देते हैं। और अगर हमने कॉलेज बंद नहीं किया हुआ तो कॉलेज के 2-3 बंदे उठा के जेल ले जाते हैं। तो इसलिए जो है वो हो सकता है वैसे ही गवर्नमेंट ही आके कहते भाईजान कौन सा सैटरडे कुछ नहीं होता, पढ़ाई 5 दिन होती है। तो कोई बात नहीं, हम लोग पहले से उस माहौल पे सिंक हुए होंगे। तो इस क्लास में खुशगवार हैरत ये है कि चूँकि आप ग्रुप बी के सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे 6 दिन वाले सब्जेक्ट हैं, तो ये सब्जेक्ट बीच में थोड़ा सा आपको लाइट माहौल दे रहा होगा। लेकिन उसका फ़ायदा तब हो जब आप वाकई उसको तैयार करें। फिर वो जो वीकली टेस्ट है, फिर वो टेस्ट ऐसा है जो फेल नहीं होना चाहिए, और वो टेस्ट ऐसा है जो स्किप भी नहीं होना चाहिए। डन। तो ये ओवरऑल कुछ छोटी छोटी सी टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन करनी थी। और एंड पे वो जो एक सिंबॉलिक स्लाइड होती है शुक्रिया वाली, जिसमें आप लोगों ने बहुत पेशेंस से, बड़े हिम्मत हौसले से हमें सुना, बर्दाश्त किया। कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन सी लॉ को लेके, हमारे पैटर्न को लेके, ये तो नहीं कहूँगा आईकेप की प्रपोज न्यू स्कीम को लेके, क्योंकि उसको लेके तो आपके जहन में बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने कुछ अर्से पहले सेशन किया था आपके पेपर्स के फ़ौरन बाद, पेपरों के दिन में स्कीम आ गई थी, तो मैंने देखा तो फेसबुक पे सिर्फ वही चल रहा था। तो फिर मैं वहाँ जाके पैगाम लिखा कि भाईजान आप लोग पेपर दे दें, पेपर के बाद हम तसल्ली से इसको एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन आप पेपर दे दें। तो पेपर ख़त्म होते साथ ही, जिस दिन पेपर ख़त्म होते उससे नेक्स्ट डे हम लोगों ने उस पर एक सेशन किया था। तो वो सेशन हमारे यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है। आप अगर यूट्यूब पे जाकर सर्च करेंगे SBI तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आएगा, उसके बाद सेकेंड रिजल्ट होगा स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। तो वो किसी भी वक्त हमारे ऊपर केस कर देंगे मुझे लग रहा है। तो आप उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको वीडियोस में जाके, प्लेलिस्ट में नहीं वीडियोस में जाके आपको एजुकेशन स्कीम 2025 पे एक गाइडेंस मिलेगी, जो कि अनबायस्ड किस्म की गाइडेंस है, जिसमें आपको बताया कि कौन कौन से सब्जेक्ट अफेक्ट हो रहे हैं, क्या एक्चुअली अनाउंस हो चुका है और क्या अभी हमें नहीं पता। ट्रांजिशन स्टिल अनाउंस नहीं हुई, और जिसमें सबसे बड़ी कन्फ्यूजन डाटा का पेपर है, जो डाटा सिस्टम्स और इस तरह वाला पेपर है। अभी उसमें एग्जिस्टिंग बच्चों को किस हद तक जिनके पेपर पास होंगे एग्जामिशन देंगे, ये अभी तक उन्होंने नहीं बताया। और इसके बारे में मुख्तलिफ तरह के गुमान है। वही वाली बात है कि जो आईकेएफ से जब मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि ये आइडिया भी है, ये आइडिया भी है। हम उस आइडिया को तब तक संभाल के रखते हैं जब तक आईकेएफ अनाउंस नहीं कर देता। लेकिन हो सकता है कि अक्सर जगह मुख्तलिफ लोगों ने आपको कहा हो कि जी अब ऐसा होने जा रहा है, तो एक और साहब ने एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट बात भी कर दी हो। तो इसलिए जब तक सर्टन आईकेएफ नहीं बताता तब तक कुछ नहीं कह सकते। मेरा ज़ाती अंदाज़ा ये है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आईकेएफ बताने जा रहा होगा कि क्या है। हो सकता है रिज़ल्ट के आसपास बता दे कि लोग, ताकि अकॉर्डिंगली अपने पेपर्स वगैरह को डिसाइड कर लें। तो सर ये जो 5 पेपर वाली बात है, वो रिजल्ट के आसपास अगर अनाउंस करते हैं तो तब तक पास होने चाहिए? नहीं, नई स्कीम में जाने से पहले। नई स्कीम में जाने से पहले का मतलब है आपके पास एक अटेम्प्ट है अपने आप को महफूज करने की। तो होगा ये कि अगर वो रिजल्ट के आसपास बता देंगे तो फिर भी लोगों के लिए अपने कम्बिनेशन सीधे करना आसान है। फॉर एग्जांपल वो सारे बच्चे जो बीलो से भाग गए, फर्ज करें आईकेएफ कह देता है जिसका ग्रुप ए पास होगा उसको डाटा का पेपर एग्जाम्प्ट कर देंगे, तो जो भाग गया वो वापस आएगा। और जब वो बीलो को उठा रहा हो तो कहेगा सीलो ने क्या बिगाड़ा है। तो जब सीलो को भी उठाएगा तो सोचेगा मेरे पेपर बढ़ गए। जब ये सोचेगा तो फिर किसी भारी पेपर को ड्रॉप कर देगा। तो इसका मतलब है कि कम्बिनेशंस कुछ आउट होंगे। तो सीलो सेफ है। मसला ये जो अकाउंटिंग वगैरह के पेपर है ना, जो बच्चों ने इस वक्त खामखा ऑर्डर उठाया हुआ है,
क्योंकि और कोई कम्बिनेशन समझ ही नहीं आ रहा। तो हो सकता है ऐसा कोई बच्चा पीछे वाला अपना पेपर बचाने के लिए वापस आ जाए या नई स्कीम से बचने के लिए। तो अभी तक जो 2 मिथ्स हैं, जो 2 सबसे ज़्यादा गुमान करीब हैं, एक ये है कि पूरा ग्रुप ए पास होने पे वो पेपर एग्जाम कर दे, और एक ये है कि कोई से 5 पेपर एनी कम्बिनेशन ए बी का कोई भी, इन 2 में से कोई एक रूल है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। लेकिन हो सकता है कि आईकेएप एक चौथा, 5वां, 8वां रूल अचानक से रातों रात बनाए और अगले दिन सुबह पेश कर दे। तो मुझे हमेशा डर लगता है कि आईकेएप की अनाउंसमेंट से पहले हम कोई भी चीज़ जो प्रोबेबिलिटी पे बेस कर रही है उसके ऊपर फैसला ना करें। तो आज जो चीज़ें हमारे सामने अनाउंस है हम उस पर बेस फैसला करेंगे। हाँ, एक चीज़ है, बी लॉ सी लॉ दोनों की बेस पे नया पेपर एग्जाम करेंगे या नहीं करेंगे, इसके हमारे पास इतने सारे प्रेसिडेंट हैं, उन्हें तो आधा आधा पेपर भी एग्जाम कर देते हैं एक पेपर पे। तो ये फुल पेपर पास किए हुए होंगे तो इसमें वो एग्जाम्शन का मतलब ये तकरीबन 0% के करीब इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है कि आपने दोनों पेपर पास किए और आपसे कहीं नहीं आप तो वो नया वाला पेपर दें। हाँ जी, सी लॉ से रिलेटेड, हमारे पैटर्न से रिलेटेड, बल्कि हम वो वाली स्लाइड ले आते हैं जिसको देख के मोटिवेशन मिलती है। फेयरवेल अटेम्प्ट जा रहा है, इतना प्यारा पेपर था। वैसे असल में मेरा स्पेशलिस्ट पेपर है ना, मैं पता नहीं आप लोग असल में पुराने नहीं हैं, किसी पुराने बंदे से पूछेंगे आतिफ आब्दी साहब क्या पढ़ाते हैं, वो कहेगा अच्छा वो कॉर्पोरेट लॉ वाले आतिफ आब्दी साहब। तो जो मेरी वजह शोहरत है वो कॉर्पोरेट लॉ है। पिछले 10 साल से कॉर्पोरेट लॉ में आईकेएप ने किताब ही नहीं दी है। आईकेएप ने एडवांस टैक्स और एडवांस कॉर्पोरेट लॉज पे किताब नहीं दी हुई, तो उसमें मेरी किताब 10 साल से सोर्स बुक है। तो पिछली 20 अटैम्प्ट से जितने भी मेरिट सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंट्स हैं वो सब मेरी किताब के यूज़र हैं। तो इस वक्त हमारे पास 1040 एनरोलमेंट्स हैं कॉर्पोरेट लॉज में, क्योंकि हमने फ्री किया हुआ है। इस सेशन चूँकि अभी नई स्कीम वगैरह का वो था, तो हमने इस पेपर को इस वक्त फ्री मार्क किया हुआ है, तो इसलिए 1040 है। मतलब सीए फाइनल में बहुत बड़ी एनरोलमेंट का मतलब होता है 400 500 इस तरह से करके। तो वो पेपर जो है ना वो मेरी वजह शोहरत है कि कॉर्पोरेट लॉज और उसमें, और कॉर्पोरेट लॉज में और कंपनी लॉ में कितना फ़र्क है। कॉर्पोरेट लॉज में 34 लॉज हैं, 34। उन 34 लॉज में से एक लॉ है कंपनीज एक्ट जिसमें 525 सेक्शंस हैं, उसके 70 सेक्शंस हमारे सिलेबस में। जिस 525 में से 70 सेक्शन हमारे सिलेबस में, और वो 525 वाला एक लॉ है 34 लॉज में। बैंकिंग का भी लॉ है, इंश्योरेंस का भी लॉ है, शेयर्स के भी लॉज हैं, फॉरेन एक्सचेंज के, मनी लॉन्ड्रिंग के, बहुत लंबे लंबे चौड़े से लॉज हैं। तो उनमें से एक लॉ का थोड़ा सा पेपर हमारा ये कैफ 7 है। तो मेरा बड़ा दिल था कि ये पेपर ज़रा वाकई बड़ा होता तो पढ़ाने का भी मज़ा आता, लेकिन उससे ज़्यादा मेरी ख्वाहिश ये थी कि बच्चों के ऊपर ज़रा गरा ना गुजरे। तो बहरहाल ये पेपर पढ़ के आपको मज़ा आएगा, और इस पेपर में कहीं पे भी अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी होगा, तो हम ओरिजिनल लॉ, बेयर लॉ से सेक्शन देख के उसको साथ साथ रेफ़र कर सकेंगे। ये प्रैक्टिकल पेपर है, ये आपको आगे से ये फाइनल में जाके काम आता है जब आप कंपनियों की रजिस्ट्रेशन, चूँकि आप जब आर्टिकल्स में जाते हैं तो ऑल यू डील विद इज़ वो कंपनीज होती हैं जिनसे आप बातचीत कर रहे होते हैं। हाँ जी, तो बस इसको विदा करते हुए दुख तो होगा, लेकिन खुशी होगी कि अब वो पेपर दोबारा उसको ना वर्थ मिल जाएगी। जब से बिज़नेस लॉ से टूट के बिज़नेस और वो हुआ था ना कंपनी लॉ, तब से लोगों ने ना इस पेपर की बस वर्थ ही ख़त्म कर दी थी। जैसे अभी भी इस वक्त इंतहाई ज़रूरी होने के बावजूद हमारे पास फिज़िकल से ज़्यादा ऑनलाइन एडमिशन है, इसलिए कि लोगों को लगता है कि ये तो अभी शुगल मोगल पेपर है। तो इसको विदा करते हुए दुख तो होगा, लेकिन खुशी इस बात की होगी कि अब कम से कम मेरे सामने सीरियस ऑडियंस आएंगे जिनको पता होगा कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ये आसानी से पास नहीं होता, तो इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी? जी जी जी, हैंड्स ऑन कोर्सेज़ की क्या कोई प्रोबेबिलिटी है कि उनका पेपर होगा? आईकेएप ने कहा है कि वी आर प्लानिंग कि हम इसको असेस करेंगे। असेस करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एमएस ऑफिस में हो सकता है कि वो आपको एक एग्जाम दे दें एक गिवन टाइम में कि ये 2 घंटे, ये आपके पास थोड़ा सा डाटा है, इसको एक्सेल पे यूं करके बना दो, इसको यूं कर दो। हो सकता है आपको एक फाइनल आउटपुट दिखा दें, दिस इज द आउटपुट वी वांट, दिस इज द रॉ डाटा, एक्सेल मौजूद है, करो। पीपीई में शायद एक आसान असेसमेंट ये हो सकती है कि आईकेएप अपने पास एक जगह मुंतखब कर ले और बच्चों को अलग अलग टाइम दे दे, बच्चे वहाँ पे आएँ और आईकेएप के किसी बंदे की नज़र में जो नॉर्मली उन्होंने कहा एक आउटसोर्स एक्टिविटी होगी उसके सामने अपनी 1-2 प्रेजेंटेशन दें। वो थोड़ा सा आपसे करिकुलम के अंदर मौजूद जो थ्योरेटिकल बातें हल्का सा उसका वाइवा टाइप का ले, नंबर लगाए और देख ले कि आप इस काबिल हैं, आपने पीपी सही वाला किया या नहीं किया। तो पीपी का इम्तिहान आने लगा, इस बात पर मैं बहुत खुश हूँ।
क्योंकि हमारे बारे में ना सारे कहते हैं SBI नहीं जाना, वो सही वाला करा देते हैं, उधर नहीं जाना, वो पागल हैं। वहाँ जाओ जहाँ पे 5-6 हज़ार रुपये दो, 2 दिन की क्लास हो, उसके बाद चलो जाए। हम जो है वो खामखासियत देंगे, हम 70 घंटे तक पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग मार्केट में बदनाम है। वो कह रहे हैं कि ये PP सही से नहीं कराते, ये उसमें वाकई क्लासों में बुलाना शुरू कर देते हैं। सही PP ये होता है, आप गए, आपने पैसे दिए, 2 दिन के लिए क्लास अटेंड की, उन्होंने आपकी वीडियो बनाई ताकि वो ICAP का भी पेट भर सकें, वो ICAP के पोर्टल का, और फिर आपको 3 महीने बाद कह दिया मुबारक हो, आपका सर्टिफिकेट आ गया, आ जाओ मिठाई साथ लेते आना। तो ज़ाहिर है अब आपने पैसे ही थोड़े से दिए होते हैं और क्लास में तंग भी नहीं किया होता कॉलेज वालों ने, तो आप कहते हैं यार ये हैं असल अच्छे लोग जो तकलीफ़ नहीं देते। तो हम चूँकि तकलीफ़ देते थे, हमें इस चीज़ का शिद्दत से एहसास था, तो इस दफ़ा हमने अपने मेजॉरिटी बैचेस संडे में प्लान किए थे। तो संडे में हमारे 8 बैचेस हैं इस वक्त, और वो 8 फुल हो चुके हैं। अब सैटरडे पे भी बैचेस जारी हैं, और फिर वीक डेज़ में फिर हम शाम में बैचेस रख रहे हैं जो पढ़ाई के साथ क्लैश ना करें। तो अगर वो इम्तिहान लाने का सोच रहे हैं तो वो अपने तरीके से कहीं ना कहीं, लेकिन इस पे वो सीरियस हैं कि हमने उसको असेस करना है, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा 2 नंबरियाँ रिपोर्ट हो चुकी हैं। फिर उन बच्चों को जब वो आगे देखते हैं, चूँकि वो बगैर स्किल के आगे गए होते हैं, तो वो फर्म वाले इंटरव्यू में ICAP को कहते हैं कि किस किस्म के बच्चे आ रहे हैं, ऐसा लगता है उन्होंने ज़िंदगी में कभी तकरीर ही नहीं की, ज़िंदगी में कभी ऑडियंस को फेस ही नहीं किया। जी कोई सवाल? यही भाई का एक और सवाल है, सारों ने गुस्से से भाई की तरफ देखा। जी सर, फिर आप रिकमेंड करते हैं कि हम दोनों प्रोसेस अभी कराएं? अब सवाल ये कि किस वक्त उठाने चाहिए। मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर आपके 8 पेपर हैं तो पहले 3 पेपरों के साथ इनको कभी भी नहीं उठाना चाहिए। आप उस वक्त PRC से आए होते हैं, आप कैफ की बेस बना रखते हैं। जब आप दरमियान के 2-3 पेपर उठाते हैं तो वो आइडियल टाइम होता है, लेकिन उसमें भी आप इन दोनों को तोड़ दें। PPE इस वक्त साथ उठाया जा सकता है, वो मजबूरी है, वो फिज़िकली कॉलेज आना है। तो जिन दिनों आप वाकई ही कॉलेज आ रहे हैं, जिस वक्त आप लाहौर के हॉस्टलों में रुके हुए हैं, तो आपके लिए ईजी होता है उस वक्त PPE करना, लेकिन उसका कोई इवनिंग या वीकेंड टाइप का ऐसा बैच जो कि कम से कम आपकी क्लास के साथ क्लैश करे। MS ऑफिस ऑनलाइन हो सकता है, और उसमें कैद नहीं है कि आपने तीनों के तीनों महीने पढ़ना है। वो कहता है आपने 70 आवर्स पूरे करने हैं, तो जनवरी का जब मिड आए आपने एनरोल हो जाना है उसमें, या फ़र्ज़ करें जनवरी के स्टार्ट में आपने उसमें एनरोल हो गए। जब आप एनरोल हो गए कॉलेज के पास, तो कॉलेज ने कहा जी हमने आपका डाटा ICAP को भिजवा दिया, अब आपने 70 आवर्स पूरे करने हैं। जब आप पूरे कर लेंगे हम आपको बता देंगे। 3 महीने जब गुजरेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च के एंड पे ICAP हमें बता देगा कि बच्चा एलिजिबल हो गया। अब आप देख लें बच्चे ने आवर्स पूरे किए नहीं किए, हम पोर्टल पर जाके देखेंगे। तो आइडियली आपने क्या किया, 10-11 मार्च को अपने पेपरों से फारिग हुए और अगले 20 दिन MS ऑफिस को देते रहे टाइम। पेपरों से भी क्लैश नहीं हुआ, और उन दिनों जब समझ ही नहीं आ रहा होता करें क्या, तो उस वक्त दिन के 2-3 घंटे MS ऑफिस एक स्किल सीखने पे लगा दिए। तो MS ऑफिस कैन बी डिलेड, बट PPE जितना लेट करेंगे उतना आपकी एंड ऑफ सेशन की क्लासेस को टकरा जाएगा। तो PPE का आइडियल टाइम ये है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में वो साइड पे हो जाए, ताकि जनवरी, फरवरी आप फोकस से अपने कैफ के पेपर्स तैयार कर सकें। जी सीलो से रिलेटेड कोई सवाल? क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा, किताबें जो है वो ज़ाहिर है चूँकि हमने कहा होता है कि हमारी तरफ से प्रोवाइड होंगी। जो लोग नए हैं, जो पहली दफ़ा हैं, हम लोग प्री रिज़ल्ट में किताबें साथ में दे रहे होते हैं। जो फिज़िकल उनको फिज़िकली मिलती हैं, जो ऑनलाइन है उनको उनके घर डिलीवर हो रही होती हैं, अगर उन्होंने एड्रेस हमारे पास सही लिखवाया हुआ है तो किताब अभी पब्लिकेशन फ़ेज़ में है, और जब पब्लिकेशन के लिए किताब चली जाती है तो हम दुआएँ मांगना शुरू कर देते हैं, अल्लाह करे बारिश ना हो। क्योंकि जब बारिश हो तो पता नहीं क्यों उन सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनके कागज़ बारिश की वजह से, जो बहुत दूर भी हो रही है, वो भीग जाते हैं। वो अपनी प्रिंटिंग भी रोक देते हैं, अपने स्टॉक्स वगैरह को भी बंद कर देते हैं, और फिर हमें कह देते हैं भाईजान अब किताब 1 हफ़्ते तो कम से कम डिले हो गई। तो इत्तफाकन बारिश हो गई 2 दिन पहले। तो उसके बाद डरते डरते हमने उनसे कहा हाँ दे रहे हो ना परसों किताब? उन्होंने कहा कौन सी किताब? इस वक्त गोदाम बंद है, नमी हवा में बहुत है, जब हवा की नमी ख़त्म होगी फिर हम देखेंगे कागज़ इस काबिल है, फिर कागज़ निकालेंगे, फिर देखेंगे मशीनों में तो नमी नहीं आई हुई। तो वो बारिश का मतलब है 1 हफ़्ता उन्होंने डिले कर देना होता है। हमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं चैप्टर 1 आप लोगों के साथ हैंड आउट शेयर कर रहा हूँ। चैप्टर 1 ख़त्म होने से पहले पहले किताब आ जाएगी, इसलिए नहीं कि किताब जल्दी आने वाली है, इसलिए कि चैप्टर 1 काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाता है। तो वो चैप्टर 1 ख़त्म होने से पहले पहले इंशाल्लाह किताब आ जाएगी। डन जी। सिलेबस में कोई चेंज है या नहीं? ज़ीरो चेंज है। अगर मुझे पिछले दोनों बच्चे जो ना ओपनली मेल कर देते हैं, सर मेरे पास वो पिछले सेशन के वो वाले चोरीशुदा लेक्चर्स हैं, तो वो कोई चेंज तो नहीं है क्या? मैं वही चोरीशुदा लेक्चर दोबारा देख सकता हूँ? तो मैं कहता हूँ बस तुम सिर्फ ये पूछ लेते कोई चेंज तो नहीं है, ये सारी डिटेल बता के क्यों मुझे भी गुनाहगार करते हो?
तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, 100% कोई चेंज नहीं है। मैं खामखा आपको डराऊंगा नहीं, नहीं नहीं ऐसी चेंज है, अंदर जाके पता लगेगा, लेक्चर नंबर 37 पे पता लगेगा। और तब तक आपसे सारी इंस्टॉलमेंट ले लें और उसके बाद आपसे कहें हाँ ये आईकेप सोच रहा था लेकिन नहीं किया, तो ज़ीरो चेंज है। कोई एब्सोल्युटली कोई चेंज नहीं है सीलो में सेशन में जी। ऑल क्लियर? तो क्या हम कल जोश के साथ आएंगे इंशाल्लाह, आके देखेंगे, कल हम समझेंगे ये कंपनियां बनती कैसे हैं, ये कंपनी होती क्या है, बहुत सारे लोग मिलके क्यों कब कैसे एक कंपनी सी बनाते हैं, उसको फाइनेंशियली समझेंगे, शेयर्स की क्या कहानी होती है। तो कल का दिन हम एक अप्रोच देखेंगे। तो हो सकता है किताब से हम बहुत थोड़ा सा ना होने के बराबर पढ़ें, लेकिन हम एक अप्रोच समझने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस तरह रेगुलर आते रहेंगे और आईकेप जब अनाउंस कर देगा तो और रेगुलर हो जाएंगे। ठीक है।